हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस.com। दोस्तों, आपको पता है एक पापा मेरे कहावत कहा करते थे, ए छूछा तुरा के पूछा। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर आप सफल हो जाते हैं तो आपको सभी पूछेंगे, इवन आपके जो दुश्मन है वो भी आपके दरवाजे पर हाजिरी लगाने के लिए आएंगे, वरना अपने भी आपका साथ छोड़कर क्या करेंगे, चले जाएंगे। तो खूब मन लगा के पढ़िए और सोचिए कि इस बार जो है हमको सफलता ले लेना है। चलिए हम लोग अपना एमसीक्यू सीरीज शुरू करते हैं। दोस्तों आइए देखिए, पहला जो क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अक्सर परीक्षाओं में आपको मिलते रहता है। निम्न में से प्रोटीन का पाचन कहां से शुरू होता है? मुख, गुहा, अमाशय, छोटी आंत, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, देखिए इसका जो आंसर होगा मुख, गुहा, अमाशय, इसका याद रखिएगा अमाशय। अमाशय मतलब स्टमक। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कुछ ये पाचन तंत्र का एलिमेंट्री कैनाल का हमारा क्या है, ये एक अंग है। ठीक है, तो आपको थोड़ा हम बता देते हैं कि ये मुख गुहा जो हमारा बक्कल कैविटी है, मुख गुहा। तो मुख गुहा में से किसका पाचन शुरू होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का। ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि मुख गुहा में सबसे पहला पाचन किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का, जिसमें क्या होता है, जिसमें स्टार्च को माल्टोज में बदला जाता है। जो भी आप खाते हो कार्बोहाइड्रेट, उसको स्टार्च को माल्टोज में बदल दिया जाता है, मुख गुहा में बदल दिया जाता है। ठीक है, और ये जो बदल दिया जाता है ये किस एंजाइम के द्वारा बदल दिया जाता है? तो याद रखिएगा टाइलिन एंजाइम। क्योंकि हमारे लार में एक एंजाइम होता है जिसका नाम क्या है दोस्तों? टाइलिन एंजाइम। ठीक है, और यही टाइलिन एंजाइम जो है क्या करता है, जो भोजन में जो आप खाते हो कार्बोहाइड्रेट जो आपको, उसको क्या कर देता है, स्टार्च को माल्टोज में बदल दिया जाता है। किस एंजाइम के द्वारा? तो टाइलिन एंजाइम। तो ये भी पूछे जाते हैं आपसे कि जो है, ये भी आपसे पूछे जाते हैं कभी कभी कि ये जो है लार में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। तो लार में याद रखिएगा टाइलिन, ठीक है, लाइसोजाइम, और इस टाइलिन को दोस्तों एमाइलेज भी कहते हैं। टाइलिन को एमाइलेज एंजाइम भी कहते हैं। देखिए ये जो टाइलिन है ये क्या करता है, जैसे ही आप भोजन खाते हो तो उसको क्या कर देता है, आपको जो स्टार्च को माल्टोज में तोड़ देता है, यानी कार्बोहाइड्रेट को काफी मतलब छोटा कर देता है ताकि जो है आपका भोजन जो है पचने में आसानी हो। तो याद रखना ये पूछे जाते हैं कि जो टाइलिन नामक एंजाइम है वो कहाँ पाए जाते हैं? लार में। अब देखिए दोस्तों क्या होता है, आपको पता है एक हो गया अमाशय। अमाशय को कहते हैं स्टमक, और इसमें प्रोटीन का पाचन जो है यहीं से शुरू होता है। प्रोटीन का पाचन और वसा का पाचन। वसा मतलब फैट। आप देखते हो कोई भी जो है, जैसे घी खा लिया आप, या मतलब मान लो कि आज के संदर्भ में आप पिज्जा खा लिए, बर्गर खा लिए, मोमो खा लिए, तो फैटी चीज होते हैं। तो ये सब का पाचन कहां से शुरू होता है? अमाशय से। इस चीज को याद रखिएगा। और अमाशय में मेरे भाई 3 प्रकार के एंजाइम, देखिए एक तो होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अमाशय में मेरे भाई, अमाशय जो स्टमक होता है उसमें क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो पूछे जाते हैं कि आपके अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, फिर अमाशय में याद रखिएगा श्लेष्मा ग्रंथि पाई जाती है। श्लेष्मा ग्रंथि जो है याद रखिएगा, श्लेष्मा ग्रंथि, इसको हम लोग म्यूकस ग्लैंड भी बोलते हैं, म्यूकस ग्लैंड बोलते हैं। ये भी कहां पाई जाती है दोस्तों? ये भी पाई जाती है अमाशय में, स्टमक में। और 3 प्रकार के एंजाइम इसमें पाए जाते हैं, याद रखिएगा। ये 3 प्रकार के एंजाइम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक होते हैं पेप्सिन एंजाइम, एक होते हैं दोस्तों और लाइपेज, और एक होते हैं रेनिन। देखिए ये सब का वर्क है मेरे भाई, ये सभी का क्या है? वर्क है। तो याद रखिए जो पेप्सिन है, यही पेप्सिन जो है क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करना शुरू करता है, प्रोटीन का पाचन। और याद रखिएगा लाइपेज जो है, जो भी आप फैटी चीज करते हो उसका वसा का भी पाचन शुरू करता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि प्रोटीन का पाचन कहां से शुरू होता है, तो क्या होगा? अमाशय से शुरू होता है। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब ये जो है आपको पता होना चाहिए, लेकिन जब आपसे पूछ दे कि प्रोटीन का पाचन या वसा का पाचन ये कहां पर जाकर अंत करता है, तो याद रखिएगा ये काफी एक इंपॉर्टेंट बात है। ये सब जाकर कहां पे अंत होते हैं? पाचन पूर्ण रूप से कहां होता है? तो छोटी आंत में, छोटी आंत में होता है। याद रखिएगा स्मॉल इंस्टेंटाइन,
ठीक है। ये जो होते हैं, जो छोटी आंत होते हैं मेरे भाई, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ड्यूडेनम, छोटी आंत 3 भागों में होते हैं। ड्यूडेनम, सब छोटी आंत के सबसे ऊपरी भाग को ड्यूडेनम कहते हैं। फिर होता है जेजुनम, फिर होता है जेजुनम, और फिर होता है इलियम। तो क्या होता है मेरे भाई, ये जो ड्यूडेनम है, जो छोटी आंत का सबसे ऊपरी भाग है, तो कोई भी चीज होता है पूर्ण पाचन, यानी कि कंप्लीट डाइजेशन जो होता है आपके भोजन का, ये छोटी आंत के आपका ड्यूडेनम वाला पार्ट में होता है, ठीक है। उसके बाद इलियम में क्या होता है कि भोजन का अवशोषण हो जाता है, क्योंकि इलियम में ही एक भिलाई पाई जाती है, भिलाई आकृति पाई जाती है। ये क्या करता है, जैसे पूर्ण पाचन आपका ड्यूडेनम में हो गया, छोटी आंत में भोजन पूर्ण रूप से कहां पचता है, छोटी आंत में। उसके बाद ये भोजन आता है इलियम में, तो इलियम क्या करता है कि जो भी अच्छा पदार्थ है उसको अवशोषण कर लेता है बॉडी के लिए, बाकी छोड़ देता है, जल और वेस्टेज छोड़ देता है, तो बड़ी आंत में चले जाते हैं। और यही जो मान लीजिए कि छोटी आंत ऐसे है, तो याद रखिएगा जो भिलाई है, ये भिलाई इसकी आकृति को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, ताकि जल्दी जल्दी से भोजन क्या हो, यहां से निकल जाए और कहां चले जाए, बड़ी आंत में चली जाए। तो याद रखिएगा, आपसे पूछता है कि विलाई नामक संरचना किसमें पाई जाती है, छोटी आंत में, तो आपको पूरी तरीके से छोटी आंत में कहां पाई जाती है, इलियम में पाई जाती है। तो याद रख लेना, छोटी आंत का सबसे ऊपर वाला भाग ड्यूडेनम, जहां भोजन का पूर्ण रूप से पाचन कहां होता है, छोटी आंत के ड्यूडेनम में, और भोजन का अवशोषण कहां होता है, इलियम में। और इलियम में भी कहां पर, याद रखिएगा, वहां पर एक संरचना पाई जाती है, उसको क्या कहते हैं, विलाई। तो विलाई नामक जो संरचना है वो छोटी आंत में होती है। तो ये बिल्कुल याद रखिएगा, भोजन का कंप्लीट पाचन छोटी आंत के ड्यूडेनम में, और पूर्ण रूप से अवशोषण कहां होगा, ये। और मुख्य गुहा से किसका पाचन शुरू होगा, तो स्टार्च का, ठीक है। छोटी आंत में भोजन का कंप्लीट पाचन होगा, ये सब याद रखिएगा। आगे आइए, कौन सा उष्णकटिबंधीय घास के मैदान नहीं है, काफी इंपॉर्टेंट है। लानोज, सिल्वास, कंपोज, पंपास। ये फ्लैट नहीं है। आपको बता दे कि ये जो है पूरी तरीके से घुमाकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको इसमें बताओ कि कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है। लानोज, सिल्वास, कंपोज, पंपास। याद रखिएगा, इसका आंसर क्या होगा, पंपास। दोस्तों एक चीज आप याद रखिएगा, हमेशा आपको बताते हैं कि थोड़ा अच्छा से पढ़ने का प्रयास कीजिए, ताकि जो है आपका सिलेक्शन हो जाए। वन लाइन कम पढ़िए और थोड़ा कॉन्सेप्ट भी दिमाग में रखिए, ठीक है। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में कौन कौन आ जाएंगे, लानोज घास के मैदान, ठीक है। लानोज, लानोज जो है ये कहां पाया जाता है, तो वेनेजुएला में, वेनेजुएला में पाया जाता है, याद रखिएगा। और एक होते हैं कंपोस, कंपोस ये भी उष्णकटिबंधीय है। कंपोस घास के मैदान कहां पाए जाते हैं दोस्त, तो ब्राजील में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब याद रखिएगा। सिल्वास कहां पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा सिल्वास जो पाए जाते हैं ये भी आपको दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। फिर है पार्कलैंड, पार्कलैंड घास का मैदान, पार्कलैंड घास का मैदान ये भी कहां पाए जाते हैं, ये अफ्रीका में पाए जाते हैं। तो ये सब याद रखिएगा, लानोस, कंपोज, सिल्वास, पार्कलैंड, ये सभी जो घास का मैदान है आपको उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, ठीक है। और एक होता है शीतकटिबंधीय घास के मैदान, जो ठंडे प्रदेशों में, तो शीतकटिबंधीय घास के मैदान, घास के मैदान, तो याद रखिएगा इसमें कौन कौन आ जाएंगे, याद रखिएगा प्रेरिस, प्रेरिस घास के मैदान, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं, उत्तरी अमेरिका में, ठीक है। अगर प्रॉपर देश पूछ दे तो याद रखिएगा अमेरिका और कनाडा में मिलते हैं, याद रखिएगा इसको, ठीक है। उसके बाद पंपास, पंपास घास के मैदान, ये शीतोष्ण घास के मैदान है, और ये अर्जेंटीना में मिलते हैं, स्पेशली दक्षिण अमेरिका में, लेकिन अर्जेंटीना में, याद रखिएगा चिली में भी कुछ मिलते हैं, ये सब याद रखिएगा। फिर है आपका स्टेपिस, स्टेपिस घास के मैदान, ये भी शीतकटिबंधीय घास के मैदान है। यूरेशिया क्षेत्र में, मतलब यूरोप और एशिया वाले क्षेत्र में स्टेपिस मिलते हैं, ठीक है। वेल्ड, वेल्ड घास के मैदान कहां पर है, तो याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका में है। कहां पर है भाई साहब, तो दक्षिण अफ्रीका में है, इसको याद रखिएगा। और डाउन्स, डाउन्स घास के मैदान कहां है, तो याद रख लेना ऑस्ट्रेलिया में है सर। तो इस तरीके से आप एगो पुस्तैज है, पुस्तैज घास के मैदान कहां पर पाए जाते हैं, पुस्तैज घास के मैदान हंगरी यूरोप में पाए जाते हैं। तो ये बेसिक आप कुछ अंदर याद कर लीजिएगा कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन आते हैं, शीतकटिबंधीय घास के मैदान में कौन आते हैं। इससे क्या होगा कि आपको आंसर निकालने में फायदा होगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे आते हैं, ठीक है।
कहता है कि स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? लोहा, क्रोमियम, ये क्रोमियम है, ठीक है, निकेल, सभी। आप बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? सभी। यानी कि स्टेनलेस स्टील जो होते हैं वो लोहा, याद रखिएगा, लोहा, क्रोमियम, निकेल के साथ साथ एक और याद रखिएगा, कार्बन, ठीक है। ये सभी जो है मिलकर बना होता है स्टेनलेस स्टील। देखिए स्टेनलेस स्टील में होता है तो इसमें 18% क्रोमियम का होना क्या है? जरूरी है। क्योंकि इसमें क्या कहते हैं, जंग नहीं लगते हैं, तो काफी पूछ ले जाते हैं कि स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है, तो ये आप परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। आगे आइए कि निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? रक्त का थक्का जमना, श्वसन जो आप रेस्पिरेशन करते हो, सेब का भूरा पड़ना, ठीक है, और मोम का पिघलना, ये क्या होगा? इसमें से कौन सा आपका रासायनिक परिवर्तन है? बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जो आंसर होगा ये मोम का पिघलना होगा। ये सभी जो है आपका क्या है? रक्त का थक्का जमना, श्वसन, सेब का भूरा पड़ना, ये सभी जो है आपका क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। याद रखिएगा, जैसे रासायनिक परिवर्तन है ये है कि दोबारा फिर आप उस रूप में नहीं प्राप्त कर सकते हो। जैसे रक्त का थक्का जम गया, क्लोटिंग हो गया, तो पुनः हुआ रक्त में नहीं बदल पाएगा, ठीक है। श्वसन आप जो करते हो, ये सेब का जो भूरा पड़ना, जैसे आप किसी चीज को काट देते हो, सेब को चाकू को से, तो क्या होता है, वो भूरा पड़ जाता है, तो फिर वो अपने ओरिजिनल रूप में नहीं आ सकते हैं। तो याद रखिएगा ये सब जो है आपका जो है, जैसे लोहे का जंग लगना, ये भी कैसा परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन है। जंग लगना ये भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। जैसे मान लो कि चावल है और चावल से आप जो है मान लो जो पक गया, तो ये सब भी क्या है? आपका रासायनिक परिवर्तन। जैसे क्या है? बर्फ का बनना, जैसे बर्फ का बनना है, ये भौतिक परिवर्तन है। यानी बर्फ बन गया तो फिर इसको आप जल में क्या कर सकते हो? कन्वर्ट कर सकते हो। यानी जल का बर्फ में बनना, ये सब कैसा परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन है। तो याद रखिएगा ये कुछ परिवर्तन है, यानी कि पुनः आप उस रूप में प्राप्त कर सकते हो, तो ये हो गया भौतिक परिवर्तन, ठीक है। तो रक्त का थक्का जमना, श्वसन, सेब का भूरा पड़ना, लोहे का जंग लगना, ये सभी रासायनिक परिवर्तन है, ये सब याद रखिएगा। और जल का बर्फ में बदलना या बनना क्या होता है? भौतिक परिवर्तन होता है। इस सब को ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस भी आपको मिल जाते हैं। हाल ही में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट के नए सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है? यह अभी हाल में ये क्वेश्चन काफी चर्चा में है। याद रखिएगा, ओमान, सऊदी अरब, मिस्र, कतर। इसमें क्या होगा मेरे भाई? इसमें जो आंसर होगा मिस्र। आपको पता है बॉस, एक बात याद रखिएगा कि जो ब्रिक है, ये ब्रिक शब्द जो है, याद रखिएगा, ब्रिक शब्द दिए थे एक अर्थशास्त्री जिनका नाम क्या है? जिम ओ'नील, ठीक है। उनका नाम क्या है? जिम ओ'नील। यानी कि जो ब्रिक शब्द दिए थे वो कौन दिए थे? जिम ओ'नील दिए थे, याद रखिएगा। और ये जो ब्रिक है, इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? इसके अनुसार ब्राजील, आर से क्या होगा? रसिया, और आई से क्या होगा? इंडिया, याद रखिएगा। और सी से क्या होगा? चाइना, ठीक है। तो इन्होंने दिया कि भैया जो है ये जो ब्रिक देश है, ये चारों अगर मिल जाएं ब्रिक देश, तो पूरे ये विश्व व्यवस्था को क्या कर सकते हैं? टक्कर दे सकते हैं। तो याद रखिएगा, जो ब्रिक शब्द है उसको दिया जिम ओ'नील ने, और इन्होंने ये 4 देशों को रखा कि ये ग्रुप पूरे विश्व को टक्कर दे सकते हैं। और याद रखिएगा, ब्रिक का पहला जो शिखर सम्मेलन हुआ, ब्रिक देशों का पहला शिखर सम्मेलन, ये भी परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है कि ब्रिक देशों का पहला जो शिखर सम्मेलन है, ब्रिक देशों का जो पहला शिखर सम्मेलन है, याद रखिएगा, ये दरोगा में आया हुआ क्वेश्चन है। येकेटेरिनबर्ग रूस में हुआ था। येकेटेरिनबर्ग रूस, ठीक है, रूस में हुआ था। इसको याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है कि ब्रिक देशों का पहला शिखर सम्मेलन कहां हुआ? येकेटेरिनबर्ग रूस में हुआ था। इसमें क्या हुआ कि ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका शामिल हो गया। ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका शामिल हो गया, तब इसका नाम ब्रिक्स से क्या हो गया? ब्रिक्स। तो याद रखिएगा, साउथ अफ्रीका कब शामिल हुआ? तो इसमें साउथ अफ्रीका 2010 में शामिल हुआ। इसको भी आप याद रखिएगा कुछ। और ये क्या हुआ कि इन्होंने, ब्रिक्स देशों ने 2014 में न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया, ठीक है दोस्तों, न्यू डेवलपमेंट बैंक बना, ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। पहले क्या था कि इन न्यू डेवलपमेंट बैंक में ये ब्रिक्स देश के लोग का ही द्वारा बनाया गया था 2014 में।
अब क्या है, इसमें एक नया सदस्य जो आ गए हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक में, उसका नाम क्या है, मिस्र। तो इसको भी आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पूरा। और एक बात और याद रखिएगा, ये सम्मेलन, अच्छा अभी जो हुआ ब्रिक्स देशों का 2022 में जो बैठक हुआ वो कहां हुआ, चीन। अब देखिए ब्रिक्स है 2022 में बैठक कहां हुआ, तो चीन। 2023 में कहां होगा, 2023 में कहां होगा, तो साउथ अफ्रीका में होगा। फिर 2024 में कहां होगा, ब्राजील में, फिर रसिया में, फिर इंडिया में, चाइना में, ऐसे अल्टरनेट आगे बढ़ता जाता है। तो याद रखिएगा, ये सब काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षाओं के लिए, ध्यान देना है, ठीक है। आगे कहता है कि संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश से लिया गया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड और जापान। यानी संविधान में संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश से लिया गया है। आपको क्या होगा आंसर, याद रखिएगा, इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। आपको पता है सर कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का प्रावधान, यानी कि संविधान में संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक बुलाता कौन है। तो याद रखिएगा, संयुक्त बैठक जो है लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त बैठक जो है बुलाता कौन है, तो महामहिम हमारे राष्ट्रपति बुलाते हैं। और ये किस अनुच्छेद के तहत बुलाते हैं, तो 108 अनुच्छेद के तहत बुलाते हैं। और संविधान के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो संयुक्त बैठक का जो अध्यक्षता करेगा वो कौन करेगा, तो याद रखिएगा वो करेगा लोकसभा अध्यक्ष करेगा। इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। और किस आर्टिकल के तहत करेगा लोकसभा अध्यक्ष, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 118(4) के तहत संसद के दोनों सदनों का जो संयुक्त बैठक होता है लोकसभा और राज्यसभा का, उसका अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। किस आर्टिकल के तहत करता है, तो 118(4) के तहत करता है। तो ये प्रावधान हमने कहां से लिया, ऑस्ट्रेलिया से। और ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है दोस्तों, तो याद रखिएगा केंद्र राज्य संबंध, ये भी हमने कहां से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की जो हमारा प्रियम्बल की जो भाषा है, प्रस्तावना की भाषा, ये भी हमने कहां से लिया है, तो लिया ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। समवर्ती सूची जो कंकरेंट लिस्ट है, समवर्ती सूची भी हमने किस देश के संविधान से लिया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। तो ये सब आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। कनाडा से हमने क्या लिया है, तो केंद्र राज्य संबंध, जो केंद्र राज्य संबंध ये है। और यहां से कनाडा से याद रखिएगा हमने संघीय व्यवस्था लिया है, संघीय व्यवस्था। तो संघीय व्यवस्था कहां से लिया गया है, कनाडा से, ठीक है। और क्या क्या कनाडा से लिया गया है कि जो राज्यपाल साहब हैं, राष्ट्रपति के लिए कुछ विधेयक को सुरक्षित कर लेते हैं, यानी कि राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं, सुरक्षित कर लेते हैं, ठीक है। यानी राज्यपाल को लगता है कि अगर मान लीजिए कि विधानसभा और विधान परिषद में मिलाकर कोई कानून विधेयक जो है राज्यपाल के पास अनुमति के लिए भेजा, अगर उनको लगता है कि ये कानून देश के लिए ठीक नहीं है, तो उस विधेयक को वो क्या करते हैं, राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित कर लेते हैं। और ये किस आर्टिकल के तहत करते हैं, अनुच्छेद 200 के तहत करते हैं। और ये प्रावधान हमने कहां से लिया है, तो कनाडा से लिया है। संघीय व्यवस्था भी हमने कनाडा से लिया। देखिए दोस्तों, ये संविधान के स्रोत से एक क्वेश्चन आपको आना है, इसको ध्यान में रखना है। और ये सब क्वेश्चन आते हैं तो बहुत खतरनाक क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो संघीय व्यवस्था भी हमने लिया है कनाडा से। राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए कुछ विधेयक को सुरक्षित कर लेते हैं, ये भी हम कनाडा से लिए हैं। और भारतीय संविधान में ऐसा पावर राज्यपाल को किस आर्टिकल के तहत है, 200 के तहत है। इसको आप याद कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और अपशिष्ट विषय है, ये भी प्रावधान हमने कहां से लिया है, तो कनाडा से। अपशिष्ट विषय उसको कहते हैं जिसका वर्णन जो अवशिष्ट विषय कहां से लिया गया, कनाडा से। यानी कि वैसा विषय न तो जिसका वर्णन न तो केंद्र सूची में है, मतलब न तो संघ सूची में है, न राज्य सूची में है, न समवर्ती सूची में। तो ऐसे विषय को हम लोग क्या कहते हैं, अवशिष्ट विषय। और ये सभी जो है कहां से लिया गया है, तो ये भी सब कनाडा से लिया गया। आयरलैंड से क्या लिया गया है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये कहां से लिया गया है, तो याद रखिएगा ये आयरलैंड से लिया गया है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और जापान से क्या लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को कहां से लिया गया है,
तो याद रखिएगा जापान से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से लिया गया है, तो जापान से लिया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, संविधान का मुख्य प्रारूपकार कौन थे? लो, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। BN रॉय, HBR अयंगर, SC मुखर्जी, ठीक है, और कौन? BT कृष्णाचारी। क्या होगा बताइए, यानी संविधान के मुख्य प्रारूपकार कौन थे? ठीक है, याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा BN रॉय, HBR अयंगर, SC मुखर्जी। याद रखिएगा ये SC मुखर्जी नहीं है, याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा वो होगा एलन मुखर्जी। कौन है? एलन मुखर्जी, यही इसका आंसर होगा, इसको याद रखिएगा। दोस्तों आपको बता दें ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूछेगा कि संविधान का प्रारूप किसने बनाया, तो संविधान का प्रारूप बनाए थे BN रॉय। और BN रॉय का पूरा नाम क्या था दोस्तों? ये भी परीक्षाओं में पूछ देते हैं, बेनेगल नरसिंह राव। बेनेगल नरसिंह राव, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ देगा कि संविधान के मुख्य प्रारूपकार, तो याद रखिएगा एलन मुखर्जी। अगर पूछेगा प्रारूप किसने बनाया, तो BN रॉय, याद रखिएगा। अगर पूछेगा कि संविधान सभा के सचिव कौन थे, तो याद रखिएगा जो संविधान सभा के सचिव थे मेरे भाई, ये थे कौन? HBR अयंगर। ठीक है, कौन थे? HBR अयंगर। और याद रखिएगा इसके बाद दूसरे जो सचिव बने, याद रखिएगा पहला संविधान सभा के सचिव थे HBR अयंगर, इसको याद रखिएगा। और ये जो रहे BT कृष्णाचारी जो रहे, ये संविधान सभा के उपाध्यक्ष रहे। संविधान सभा के उपाध्यक्ष। ठीक है, संविधान सभा के उपाध्यक्ष। तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष, ठीक है, उपाध्यक्ष रहे कौन? BT कृष्णाचारी। दोस्तों इसके पहले भी एक बार जान लो कि एक और संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। संविधान सभा के उपाध्यक्ष पहला यही थे, बाद में उनको बनाया गया था BT कृष्णाचारी को। तो संविधान सभा के जो पहले उपाध्यक्ष थे, याद रखिएगा उनका नाम क्या था? HC मुखर्जी। तो ये सभी परीक्षाओं में आपका प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा कौन है? तो BT कृष्णाचारी। तो ये पूरा का पूरा आप क्या करिएगा? याद करिएगा और लिखने का भी प्रयास कीजिएगा। दोस्तों हम लोग जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं के लिए ला रहे हैं और टॉपिक भी लाने का प्रयास करेंगे ताकि आपका एग्जामिनेशन क्या हो? बढ़िया जाए। और हम लोग का प्रयास यही है कि आपका एग्जामिनेशन बढ़िया हो। दोस्तों इसलिए जो है आप लोग जिस रफ्तार में हम लोग आपके लिए अच्छा कंटेंट लाने का प्रयास करें, उस रेशियो में आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते, इस बात का थोड़ा सा दुख है। काइंडली जो है हमारे भी चैनल के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब थोड़ा करते रहिए ताकि हमारा भी चैनल ग्रो हो और हम अच्छा से कंटेंट आपके लिए हम लोग ला सके। चलिए आगे आते हैं। कहता है कि भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया? जॉन रेडक्लिफ, सर साइरिल रेडक्लिफ, एमंड रेडक्लिफ, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा दोस्तों? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस बार जो बीपीएससी का जो 68 का एग्जाम हुआ उसमें भी ये प्रश्न पूछा हुआ था। क्या होगा इसका आंसर? तो सर साइरिल रेडक्लिफ। दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो है सीमा रेखा का निर्धारण किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा सर साइरिल रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था। इस चीज को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा बना, याद रखिएगा किसने बनाया? सर साइरिल रेडक्लिफ। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षाओं में पूछ दिए जाते हैं। और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, याद रखिएगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा को क्या कहते हैं? डुरंड रेखा कहते हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। और याद रखिएगा भारत और चाइना, इधर चीन है और भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा है उसको क्या कहेंगे? मैकमोहन रेखा। याद रखिएगा मैकमोहन रेखा। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है रेडक्लिफ रेखा, इसको किसने बनाया था? तो याद रखिएगा सर साइरिल रेडक्लिफ। काफी इंपॉर्टेंट है परीक्षाओं के लिए। चलिए आगे आते हैं। निम्न में से कौन काली मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं? रेगुर मिट्टी, चरनोजम, कपासी मिट्टी, सभी। ये क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? इसका जो आंसर होगा सभी होगा, क्योंकि रेगुर मिट्टी या काली मिट्टी, याद रखिएगा ये जो है आपका गुजरात, याद रखिएगा महाराष्ट्र और ये मालवा का पठार। ठीक है, इस एरिया में आपको जो है
काफी काली मिट्टी पाई जाती है और काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत उपयोगी होता है, इसलिए इसको कपासी मिट्टी भी कहते हैं। और काली मिट्टी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, काली मिट्टी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मतलब इंटरनेशनल लेवल पर इसको क्या कहते हैं, इसको चरनोजम कहते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी पूछ दिए जाते हैं कि काली मिट्टी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किस नाम से जानते हैं, तो क्या मानिएगा, चरनोजम। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और ये मिट्टी जो है सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, उसके बाद गुजरात में पाई जाती है। और इसको लावा मिट्टी भी कहते हैं। इसको कौन सा मिट्टी कहते हैं, लावा मिट्टी। क्योंकि पृथ्वी के अंदर क्या होता है, जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो पृथ्वी के अंदर का जो लिक्विड मैग्मा है वो बाहर निकल जाता है लावा के रूप में, और यही लावा जो है, इस लावा से बैसाल्टिक चट्टानों का निर्माण होता है। और बैसाल्टिक चट्टानों के टूटने फूटने से कौन सा मिट्टी का निर्माण होता है, तो काली मिट्टी का। इसलिए इसको लावा मिट्टी भी कहते हैं, बैसाल्टिक चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। ये सभी याद रखिएगा। और कपास की खेती के लिए क्या होता है, काफी उपयोगी होता है। सबसे ज्यादा काली मिट्टी महाराष्ट्र में, फिर गुजरात में मिलता है, ये भी याद रखिएगा। अगर पूछेगा कि काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है, तो याद रखिएगा टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण जो है काली मिट्टी का रंग जो होता है वो क्या होता है, काला होता है। ये भी आप याद रखिएगा, काफी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और काली मिट्टी जो होती है, इसमें अगर बहुत ज्यादा अगर मिट्टी अगर जल आ गया तो ये दलदली हो जाते हैं। अगर इसको मिट्टी अगर पानी नहीं मिलता है तो ये बहुत सूखा हो जाते हैं, और सूखा होने के कारण इसमें दरारें पड़ जाती है। तो मतलब इसमें मतलब पूछता है कि कौन सा मिट्टी जो है स्वतः जुताई का रूप ले लेती है, तो यही काली मिट्टी। ये सभी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पानी नहीं मिलने के कारण इसमें काफी लंबा चौड़ा क्या हो जाती है, दरारें पड़ जाती है। सब याद रखिएगा, इतना फैक्ट आपके परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी है। चलिए आगे आते हैं। कहता है कि भारत के उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है, इसका वर्णन हमें कहाँ मिलता है। ये आपको दरोगा में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये कह रहा है क्वेश्चन कि भारत का उपराष्ट्रपति कब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, इसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है, आपको बताना है। अनुच्छेद 65, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 64। क्या होगा दोस्तों, इसका जो आंसर होगा अनुच्छेद 65। दोस्तों ये कुछ आर्टिकल्स है जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। याद रखिएगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ये किस आर्टिकल में कहा गया है, तो 63 में कहा गया। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 64 में क्या कहा गया है कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं, याद रखिएगा, जो उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं, राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। ये किस आर्टिकल में है, तो 64। यहाँ पर एक चीज आप बताओ हमको कि पदेन सभापति या पदेन कहने का मतलब क्या हुआ, एक सौ ऑफिसियो कहने का मतलब क्या हुआ। एक बात याद रखिएगा मेरे भाई कि उपराष्ट्रपति तो पहले से ही उपराष्ट्रपति है और उसको राज्यसभा का सभापति बना दिया गया। यानी अगर कोई व्यक्ति पहले से किसी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ हो और उसको एक अन्य जब जिम्मेवारी दे दी जाती है, उसी को कहते हैं पदेन सभापति। तो याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं, अनुच्छेद 64 में कहा गया है। और अनुच्छेद 65 तो आपको बता ही दिए, ये क्या है कि उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है जब राष्ट्रपति उपलब्ध न हो। और याद रख लेना, एक और आर्टिकल जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, अनुच्छेद 69, ये उपराष्ट्रपति का शपथ का वर्णन है। ठीक है, उपराष्ट्रपति का शपथ का वर्णन है, याद रखिएगा, अनुच्छेद 69 में। दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, संविधान का जो तीसरी अनुसूची है उसमें संवैधानिक पदों के शपथ के बारे में वर्णन किया गया है। लेकिन 3 ऐसे पद हैं जो आपको जो है, जिसे राष्ट्रपति और राज्यपाल, इनका शपथ का वर्णन संविधान के तीसरी अनुसूची में नहीं है। तो है कहां, तो याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति का तो वर्णन अभी बता दिए, शपथ का वर्णन किस अनुच्छेद में है, 69। याद रखिएगा, राष्ट्रपति का जो शपथ का वर्णन है वो 60, और राज्यपाल का शपथ का वर्णन किस आर्टिकल में है, तो 159 में है। आप इसको याद कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपका
बन जाता है। चलिए आगे आते हैं। वायुमंडल में सबसे भारी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, आर्गन, ऑक्सीजन। क्या होगा इसका जो आंसर होगा? इसका जो आंसर होगा वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड। और या पता है सर, वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस किसका होती है? नाइट्रोजन। उसके बाद क्या होगा? ऑक्सीजन। तो ये सब याद रखिएगा। और पूछेगा कि सबसे हल्का गैस कौन है वायुमंडल में? तो सबसे जो हल्का गैस है तो याद रखिएगा वो है हाइड्रोजन। तो इसको भी क्या कीजिएगा, आप याद करके रखिएगा। वायुमंडल के सबसे भारी गैस कार्बन डाइऑक्साइड है और सबसे हल्का गैस कौन है? H2। वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस कौन पाई जाती है? नाइट्रोजन। इसके बाद ऑक्सीजन। ये सभी याद करके रखिएगा, ठीक है। कहता है निम्न में क्षोभ मंडल के बारे में क्या सही नहीं है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या सही नहीं है? क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी होती है। समस्त मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है। जहाज क्षोभ मंडल में उड़ते हैं। इसमें क्या सही होगा? इसमें जो आंसर सही होगा ये होगा डी। पता है दोस्त, ये जैसा आपको बता दे कि ये मान लीजिए कि वायुमंडल है और यहाँ पर हमारा विषुवत रेखा है, ठीक है। ये मान लीजिए पृथ्वी है और याद रखिएगा यहाँ पर जो होता है यानी कि यहाँ से यहाँ तक यानी विषुवत रेखा पर याद रखिएगा जो हमारा क्षोभ मंडल की ऊंचाई होती है 18 और ध्रुव पर ऊंचाई होती है 8। तो अगर हम देखा जाए तो टोटल को मिला दोगे तो कितना हो गया? 26। और औसत ऊंचाई जब निकाला जाता है तो टोटल में जितना है उससे भाग दिया जाता है। तो आपको ये काटोगे तो कितना हो गया? 13। यानी कि क्षोभ मंडल की जो औसत ऊंचाई होती है वो कितना किलोमीटर होती है? 13 किलोमीटर। ऐसे ही सही है। और अगर प्रति 165 मीटर ऊपर जाओगे, 165 मीटर ऊपर जाओगे तो आपका 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में क्या हो जाता है? कमी हो जाता है। ये भी सही है। और समस्त मौसमी घटना जैसे कि बादल, तूफान, चक्रवात, ये सभी जो होते हैं ये सभी क्षोभ मंडल में होते हैं। लेकिन जहाज जो होते हैं वो समताप मंडल में उड़ते हैं। समताप मंडल में, क्योंकि इसमें मौसमी जो होती है घटनाएं ज्यादा होती है। तो आपको सबसे आदर्श स्थिति समताप मंडल में होती है जिसमें ओजोन परत भी पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे आइए। नगोया प्रोटोकॉल कब हुआ? ये तो दरोगा में आया हुआ क्वेश्चन भी है। याद रखिएगा, प्रोटोकॉल और पर्यावरण दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके दरोगा और ईएसआई के लिए। याद रखिएगा इसमें क्या होगा? 2010, 2003, 1997, 1987 क्या होगा? याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा नगोया प्रोटोकॉल। क्यों आया था सर? तो बायोडायवर्सिटी को बचाने के लिए, जैव विविधता को बचाने के लिए इसको लाया गया था। काफी इंपॉर्टेंट है। 2003 में कौन सा प्रोटोकॉल हुआ था? तो याद रखिएगा कार्टजोना प्रोटोकॉल। कार्टजोना प्रोटोकॉल। और कार्टजोना प्रोटोकॉल भी किसको बचाने के लिए हुआ था? तो याद रखिएगा ये भी जैव विविधता को बचाने के लिए हुआ था। 1997 में कौन सा प्रोटोकॉल हुआ था? कियोटो प्रोटोकॉल। कियोटो प्रोटोकॉल। ये सब पूछे जाते हैं मेरे भाई, याद रखिएगा, ठीक है। और 1987 में कौन सा प्रोटोकॉल? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। जो ओजोन परत को बचाने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल हुआ था? तो याद रखिएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो ये सारा प्रोटोकॉल आपके दिमाग में होना चाहिए। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों आपका कार्टजोना और आपको नगोया जैव विविधता के लिए। कियोटो जो है ये ओजोन परत को बचाने के लिए। और ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? अभी आपको बताए थे समताप मंडल में। और कियोटो प्रोटोकॉल जो है ये ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसों के जो उत्सर्जन है उसको कम करने के लिए ये हुआ था। तो इसको भी आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे आइए। कहता है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल दाइमाबाद किस नदी के तट पर है? प्रवरा, चिनाव, हिंडन, दास्क। क्या होगा दोस्त? थोड़ा जल्दी देखिए, इसका जो होगा दाइमाबाद होगा, प्रवरा नदी के तट पर। आपको बता दे कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है अगर पूछेगा सबसे उत्तरी स्थल, तो याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल जो है मांदा है। मांदा, और मांदा जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और कौन सा नदी जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ठीक है। और कौन सा नदी है यहाँ पे? तो याद रखिएगा चिनाव। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल जो है ये दाइमाबाद है। और दाइमाबाद जो है ये कहाँ पड़ता है मेरे भाई? तो महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। कौन सा नदी है? प्रवरा। और प्रवरा किसकी सहायक नदी है भाई साहब? तो गोदावरी की सहायक नदी। ये सभी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी स्थल कौन है? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर। और आलमगीरपुर कौन सा नदी के तट पर है? हिंडन नदी।
सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल सूतकागिनडोर, सूतकागिनडोर है। और सूतकागिनडोर जो है कौन सा नदी के तट पर है? दास्क। तो इतना याद कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे आते हैं। कहता है कि भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम विदेशी आक्रमणकारी कौन है? डेरियस प्रथम, सारस द्वितीय, सिकंदर, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? याद रखिएगा, इसमें सबसे पहला जो विदेशी आक्रमण किए थे भारत पर वो थे डेरियस प्रथम, और ये ईरान के थे, ईरान का था। तो ये भी दरोगा में क्वेश्चन पूछे गए, इसको याद रखिएगा। ठीक है, आगे आइए। कहता दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन था? ठीक है, अस्मक, सुरसेन, मत्स्य, कुरु। क्या होगा? जल्दी से, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जिसे 16 महाजनपद आप पढ़ते होंगे, तो 16 महाजनपद में कौन सा एकमात्र महाजनपद आपको क्या है? दक्षिण में है। क्या होगा? तो याद रखिएगा अस्मक। अस्मक जो महाजनपद है वो कहां था? याद रखिएगा दक्षिण में। आपको बता दें, थोड़ा सा जरूर से जरूर आप जो है चीजों को कोरिलेट करके पढ़ना सीखिएगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके परीक्षाओं के लिए। ठीक है, देखिए 2 महाजनपद जो भारत से बाहर है, एक है कंबोज, कंबोज, और कंबोज की राजधानी कहां थी? हाटक, हाटक। यानी कि जो कंबोज महाजनपद है, और याद रखिएगा एक है गंधार, और गंधार की राजधानी कहां है? तक्षशिला। ये 2 महाजनपद जो है भारत से बाहर है। पूछे जाते हैं ऐसे कौन से महाजनपद हैं जो भारत से बाहर पाए जाते हैं? 2। ये पाकिस्तान में रेंज में है। तो कंबोज की राजधानी हाटक, गंधार की राजधानी तक्षशिला। और ये उत्तर प्रदेश में कौन कौन से हैं? तो आपको याद रखिएगा, कुरु, कुरु है। ठीक है, पंचाल है, कुरु है, पंचाल है, याद रखिएगा ये सब। ठीक है, कुरु है, पंचाल है, फिर आपको क्या है? कौशल है, कौशल है। ठीक है, फिर उसके बाद है मल, मल है, और उसके बाद जो है अपना वजी बिहार वाला। ठीक है, और उसके बाद उत्तर प्रदेश में कौन है? तो याद रखिएगा और भी है, सुरसेन, सुरसेन है, याद रखिएगा, वत्स है, वत्स है, फिर क्या है? काशी है, और काशी है, और बिहार में फिर हो जाएगा मगध, मगध और अंग। तो ये सब जो है यहाँ पर है। और ये राजस्थान में है एक मत्स्य, मत्स्य कहां पर है? राजस्थान में, याद रखिएगा। और यहाँ पर अवंती, अवंती और चेदी। ठीक है, अवंती और चेदी। सबसे दक्षिण में कौन है? अस्मक। सबसे दक्षिण में कौन है? अस्मक। और इसकी राजधानी कहां है? पाटन। तो कौन सा पूछ रहा है, कौन सा दक्षिण भारत में स्थित है? तो याद रखिए अस्मक, पाटन। और कभी कभी पूछ देता है कि कौन सा इसमें महाजनपद गंगा नदी क्षेत्र में स्थित है? तो भाई साहब दक्षिण में तो गंगा है नहीं। मत्स्य, मत्स्य का राजधानी कहां है? विराटनगर। और विराटनगर कहां पाया जाता है? तो राजस्थान में। तो यहाँ भी गंगा नदी क्षेत्र नहीं है। अवंती की राजधानी कहां है? उज्जैन, उज्जैन का है महाराष्ट्र में, तो ये भी गंगा नदी नहीं है। चेदी ये मध्य प्रदेश में है, इसकी राजधानी कहां है? सुप्तिमती, ये भी नहीं है। तो भाई साहब ये वाला जो आप एरिया देख रहे हो, ये वाला एरिया, ये आपको जो पूरा एरिया है गंगा नदी क्षेत्र में स्थित महाजनपद है। कुरु का राजधानी इंद्रप्रस्थ, पंचाल का ही छत्र, कौशल का श्रावस्ती, मल का कुशीनगर, वजी का वैशाली, याद रखिए सुरसेन का मथुरा, वत्स का कौशाम्बी, काशी का वाराणसी, मगध का गिरिब्रज, अंग का चंपा। बिहार में 3 है, बिहार में 3 महाजनपद है। याद रखिएगा कौन कौन? वज्जी, वज्जी बिहार में है, जिसकी राजधानी कहां है? वैशाली, जिसकी राजधानी कहां है? वैशाली। उसके बाद मगध, मगध की 3 राजधानी थी। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन थी? गिरिब्रज। ठीक है, उसके बाद अंग, अंग की राजधानी कहां है? चंपा। तो पूछे जाते हैं कि बिहार में कितने महाजनपद थे? 3, और तीनों का राजधानी याद रखिएगा। भारत के बाहर 3, कंबोज और कंधार, गंगा नदी क्षेत्र में ये वाला। ठीक है, ये सभी याद रखिएगा। दक्षिण भारत में कौन? अस्मक और पाटन। तो याद रख लेना है। मत्स्य, विराटनगर, राजस्थान। कभी कभी एरियाओं से पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। 3 यहाँ पर बिहार है, बाकी यूपी में, याद रख लेना है। सूरसेन का कहां पर राजधानी है? मथुरा है। अस्मक का कहां है? पाटन। ठीक है, मत्स्य का कहां है? विराटनगर, विराटनगर राजस्थान। याद रखिएगा कुरु का राजधानी कहां है? इंद्रप्रस्थ। ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये सब भी ऐसे कभी कभी पूछ देगा कि उत्तर से दक्षिण में महाजनपदों को सजाइए, ऐसे पढ़िए, ये नहीं कि बस रट्टा मार लिए, वो वाला कॉन्सेप्ट मत रखिए। ठीक है, आगे आइए। चलिए, चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1767, 69, 1780, 84, 1790, 92, 1799। क्या होगा मेरे भाई? जल्दी से बताइए। चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध होगा 1799। यह है प्रथम आंगल मैसूर युद्ध, प्रथम आंगल मैसूर युद्ध। ठीक है, प्रथम आंगल मैसूर युद्ध है
कब से कब हुआ? 1767 से 69। कौन सा संधि हुआ 69 में, 1769 में, जिसके तहत यह युद्ध रुका? तो याद रखिएगा मद्रास की संधि। ठीक है, कौन सा संधि? तो याद रखिएगा मद्रास की संधि। ठीक है, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1780 से 84। कौन सा संधि हुआ? मैंगलोर की संधि। मैंगलोर की संधि कब हुआ? तो याद रखिएगा 1784। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, तीसरा कब हुआ? 1790 से 92। कौन सा संधि हुआ? श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि। और श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुआ मेरे भाई? तो 1792 में हुआ। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, इसी युद्ध में जो टीपू सुल्तान था वो हारा भी और मारा भी गया। तो याद रखिएगा ये सब जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ये बताइए कि टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद किसको मैसूर का राजा बनाया गया था? ठीक है, हालांकि बता देते हैं ये दरोगा में आया हुआ क्वेश्चन है। कृष्णराज, ये महज 2 साल का बच्चा था वोडियार वंश का, और अंग्रेजों ने इसको अपने लालच के लिए मैसूर का राजा बना दिया। याद रखिएगा कि टीपू सुल्तान के बाद मैसूर का राजा कौन बना? कृष्णराज बना। और ये युद्ध याद कर लीजिएगा, काफी फायदेमंद होगा। ये सब याद करके रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे आते हैं। कहता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने नाइटहुड या सर की उपाधि लौटा दिया? तो याद रखिए रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, सर शंकरन अय्यर, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा दोस्तों? इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। दोस्तों आपको पता है कि जो है आपको जालियांवाला बाग रोलेट एक्ट आया था। ठीक है, रोलेट एक्ट आया था। रोलेट एक्ट कब आया था? तो 1919 में आया था। इसमें भारतीयों को बिना कारण बताए जो है जेल में डाल दिया जाता था। ठीक है, इसको काला कानून भी कहा जाता था, काला कानून। इसके बाद क्या हुआ कि इसको एक और कहा जाता था, रोलेट एक्ट को बिना वकील, ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हो, ना अपील। ठीक है, ना अपील, ना अपील, क्या याद रखिएगा, ना अपील, ना अपील, ना वकील, ना दलील। क्योंकि गिरफ्तारी का कारण भी नहीं बताया जाता था और मतलब जो है वकील भी रखने का बात इसमें नहीं था। इसी का विरोध कर रहे थे, याद रखिएगा, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू। ठीक है, डॉक्टर सतपाल, याद रखिएगा, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू। ठीक है, सैफुद्दीन किचलू। ठीक है, ये लोग को गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हीं के गिरफ्तारी के कारण क्या हुआ कि आपको बैसाखी के दिन पंजाब के अमृतसर मैदान में हजारों लोगों की भीड़ थी। अमृतसर के मैदान में, अमृतसर में ये जालियांवाला बाग है। अमृतसर के जालियांवाला बाग में लोग क्या किए थे? जुटे हुए थे। पंजाब के अमृतसर में जालियांवाला बाग में लोग जुटे हुए थे। और याद रखिएगा इस समय पूरे पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था माइकल ओ डायर, लेकिन गोली चलाने यानी सेना का प्रधान कौन था? सेना का प्रधान था जनरल आर ओ डायर। सेना का प्रधान कौन था? जनरल आर ओ डायर, जिसको इतिहास में क्या कहते हैं? जनरल डायर। और इसी ने गोली चलाने का आदेश दिया और हमारे न जाने कितने असंख्य भारतीयों को इसे मौत के घाट उतार दिया गया। बहुत मार्मिक घटना थी हमारे भारत के इतिहास में। ठीक है, तो इसी कारण से रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कर दिया? आपको नाइटहुड या सर का उपाधि लौटा दिया कि हमें ना चाहिए, तुम्हारा उपाधि ले जाओ। याद रखिएगा पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर और सेना का प्रधान था आर ओ डायर, और इसी को जनरल डायर कहा जाता था और इसी ने गोली चलाने का आदेश दिया। एक बहुत ही मार्मिक और दुखद घटना थी भारतीय इतिहास में, याद रखिएगा। और ये सब आपको परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए आगे आइए। कहता है तमिलनाडु में भगवान मरुगन को समर्पित त्योहार कौन है? थाईपुसम, त्रिशूरपुरम, सिग्मो, जल्लीकट्टू। क्या होगा? तमिलनाडु में भगवान मरुगन को समर्पित त्योहार कौन है? थाईपुसम। वैसे भी थाईपुसम त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु। त्रिशूरपुरम त्योहार केरल, सिग्मो त्योहार गोवा, और जल्लीकट्टू ये भी तमिलनाडु का है, याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे आते हैं। कहता है कि कौन सा ट्रॉफी गोल्फ से संबंधित नहीं है? दोस्तों मतलब खेल से संबंधित ट्रॉफी अभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वाकर कप
ठीक है। आइजनहावर है, आइजनहावर ट्रॉफी, डनहिल कप और स्वेथलिंग, ये है स्वेथलिंग कप। इसमें से कौन सा खेल ट्रॉफी गोल्फ से संबंधित नहीं है? वॉकर कप, आइजनहावर ट्रॉफी, डनहिल कप, स्वेथलिंग कप। क्या होगा दोस्तों? याद रखिएगा स्वेथलिंग कप। क्योंकि स्वेथलिंग कप का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा टेबल टेनिस से है। ये भी दरोगा में क्वेश्चन आ चुका है, याद रखिएगा। वॉकर कप, आइजनहावर ट्रॉफी, डनहिल कप, ये सभी का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा गोल्फ से है। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग का जो 20 क्वेश्चन का सीरीज था आज यहीं पर खत्म करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और अपना ध्यान रखिएगा। अगर हमारा प्रयास अच्छा लग रहा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए, टेक केयर, गुड नाइट।